आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में MS एक्सेल भी कह सकते हैं। देखिए गाइस कि एक्सेल जो होता है आपका, ये एक डाटाबेस प्रोग्राम है। डाटाबेस का मतलब है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी अगर हमें रखनी हो तो हम उसका एक डाटाबेस तैयार करते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बैचेस चलते हैं, सुबह से शाम तक बैचेस चलते हैं। वहाँ पर एक बैच 7 से 8 का है मॉर्निंग का, फिर 8 से 9 का है, इस तरीके से, और शाम 7 से 8 बजे तक कंप्लीट बैच हो जाते हैं। तो हमें कहा जाता है कि अपने बैच की जानकारी दीजिएगा। तो हमें क्या है, उसका एक डाटाबेस तैयार करना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट, कब एडमिशन लिया था, तो ये सब क्या है आपका डाटा। तो इसी डाटा को हम तैयार करते हैं एक्सेल में, और इसलिए कहा जाता है एक्सेल को कि एक्सेल एक डाटाबेस प्रोग्राम है। इस एक्सेल को जो डेवलप किया गया है वो कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने डेवलप किया है एक्सेल को। अब एक्सेल में हम लोग एक्सेल में क्या काम कर सकते हैं? देखिए, हम एक्सेल में हम लोग रिकॉर्ड लिख सकते हैं। रिकॉर्ड्स को लिखने के बाद में यदि कोई करेक्शन करना होगा तो हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का मतलब होता है करेक्शन करना। और अगर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना हो बाद में, तो हम रिकॉर्ड को अपडेट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन, और फंक्शन को आप फार्मूला भी कह सकते हैं। और आगे चलते हैं इसमें कि फंक्शंस और जो फार्मूला जो होते हैं उनका यूज़ केवल कैलकुलेशन पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, किसी की सैलरी 500 रुपये और 1000 करनी है, तो उसके लिए हम फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। और फंक्शन को आप फार्मूला के नाम से भी आप जान सकते हैं। एक्सेल के एक्सेल का एक दूसरा नाम है आपका, इसे इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कह सकते हैं और स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, यानी दो नाम से जाना जाता है एक्सेल। एक्सेल में जो भी रिकॉर्ड आप लिखेंगे, है ना, तो वो रोज एंड कॉलम में लिखेंगे। आप कोई भी नाम या कोई भी एड्रेस वगैरह लिखेंगे तो उन्हें रो एंड कॉलम में ही लिखा जाता है। और जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं एक्सेल में, अपनी फाइल बना के उसको सेव करते हैं, तो उनका एक्सटेंशन नेम .xls बन जाता है आपका। जैसे वर्ड में बनता है आपका .docx, इसमें बन जाएगा आपका .xlsx। दूसरा, एक्सेल में जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वो 1048576 तक रोज होती हैं, और कॉलम्स जो होते हैं वो XFD तक कॉलम्स होते हैं, यानी 16384 कॉलम्स। तो ये था आपका स्ट्रक्चर रो एंड कॉलम का। दूसरा होता है कि हम एक्सेल में क्या काम कर सकते हैं। देखो, एक्सेल में हम रिकॉर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपका, रिकॉर्ड लिखना, एडिट करना, ठीक है, और उसको अपडेट करना, ये काम होते हैं आपके एक्सेल में। दूसरा, आप चार्ट या ग्राफिक भी बना सकते हैं। सपोज़ कोई आपने डाटाबेस तैयार किया है और उसी का आप ग्राफिक भी बना सकते हैं। हम आगे चल के देखेंगे हम किस प्रकार से जो डाटाबेस बनाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जो हम इनपुट करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये हम अगली वीडियो में हम जानेंगे। और उसके बाद में आपको पता है कि फंक्शन का यूज़ किया जाता है, फार्मूला का यूज़ किया जाता है, किसके लिए? कैलकुलेशन करने के लिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें फार्मूला और फंक्शन भी यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। किसी भी सेल पर जाने के लिए, अगर आपको जैसे बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, किसी भी सेल पर आपको जाना है तो उसके लिए आपको F5 की को प्रेस करना होगा, और बाद में उस सेल का नाम लिखना है जिसमें आपको जाना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको A100 सेल पर जाना है, तो A100 सेल पर जाने के लिए आपको प्रेस करना होगा F5। F5 क्या है? आपकी फंक्शन की। F5 प्रेस करने के बाद में उसमें आप A100 टाइप कर लीजिएगा, क्योंकि जिस सेल पे आप जाना चाहते हैं वो सेल नंबर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लियर किया है। एक्सेल में आने के बाद में F5 की प्रेस कीजिएगा, ये पॉपअप सामने आ जाएगा। आपका ये जो बॉक्स है, इसी में आपको A100 टाइप करना है। जिस सेल पर भी आप जाना चाहते हैं वो नंबर आपका यहाँ पर टाइप होना चाहिए, और उसके बाद में ओके कर दीजिएगा, तो आप A100 पे पहुँच जाएंगे। दूसरा जाएगा कि आपको, जैसे मैंने क्लियर किया है आपका, कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं एक्सेल में वो आपके XFD तक होते हैं। तो लास्ट कॉलम पर जाने के लिए आपको काम करना है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो की
आप प्रेस करनी है तो आप लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, लास्ट कॉलम, ये एक्सेल का लास्ट कॉलम है। इसी तरीके से गाइज कि अगर आपको लास्ट रो पर जाना है, जैसे मैंने रो बताया था आपका कि रोज जो होती हैं आपकी 1 0 4 8 5 7 6 तक रो होती हैं, तो लास्ट रो पर जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की यूज़ करनी है। तो दोनों की जब एक साथ प्रेस करेंगे तो आखिरी रो में आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, आइए जान लेते हैं एक्सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये आपके जितने भी हैं ये आप इन्हें टैब्स कह सकते हैं। ये टैब्स होते हैं आपके। टाइटल बार, जैसे मैंने वर्ड में क्लियर किया था कि जो टाइटल बार है आपका, ये टाइटल बार होता है। टॉप ऑफ द स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं ये आपका टाइटल बार है। यहाँ पे है बुक 1। जब आप फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का नाम टाइटल बार पर शो हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का नाम है आपका, क्योंकि एक्सेल जो प्रोग्राम बनाया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ कंपनी का नाम आता है। और उसके बाद इस कंपनी ने कौन सा प्रोग्राम डेवलप किया है, तो इसमें देखिए आ रहा है आपका एक्सेल। तो टाइटल बार पर 3 चीज़ें शो होती हैं। जब फाइल सेव करेंगे तो फाइल का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद में कंपनी का नाम और फिर आपका प्रोग्राम का नाम। आगे चलते हैं। इसमें ये आप देख पा रहे हैं टूल बार्स, क्योंकि आपके जितने भी टैब्स होते हैं हर एक टैब्स का अपना अपना एक टूल बार होता है। तो फिलहाल जैसे होम है आपका, यहाँ पे मैंने होम पर क्लिक किया था इसलिए होम का टूल बार आपके सामने आ रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका ये जो बॉक्सेस देख रहे हैं आप, छोटे छोटे सेल्स, ये सेल्स कहलाते हैं आपके, और इन्हीं सेल में हम लोग रिकॉर्ड टाइप करते हैं। आगे चलते हैं। ये जो है आपका ये स्क्रॉल बार होता है आपका, यानी पेज को अप एंड डाउन करना हो तो हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, और इस स्क्रॉल बार को आप कह सकते हैं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार है आपका। नीचे देखिएगा बॉटम लाइन पर ये स्क्रॉल बार है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपको पेज को लेफ्ट एंड राइट करना हो तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। आपको MS एक्सेल को ओपन करने के लिए टास्क बार में जाना है। ये आप देख पा रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं टास्क बार। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा स्टार्ट बटन पर। ये आपके सामने आ जाएगा सर्च बार। इस सर्च बार में आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL। ये देखिएगा फाइल आपके सामने आ चुकी है एक्सेल की, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका एक्सेल का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब इसे फिलहाल अभी हाफ स्क्रीन आ रहा है, तो आप इसको, अगर ऐसे स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर आ जाता है तो आप इसको, ये जो आपका ऑप्शन है आपका मैक्सिमाइज, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये पूरी स्क्रीन पर एक्सेल का स्क्रीन आ चुका है। अब जैसे मैंने गाइस बताया कि इसमें आप रिकॉर्ड लिख सकते हैं। अब ये किस टाइप से यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो अब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, किसी का नाम लिखना है या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है या सैलरी लिखनी है या स्टेट या सिटी का नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने टाइप किया नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और कोई भी आप ले लीजिएगा, सिटी ले लीजिएगा, सिटी। एंटर कीजिएगा, आप नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने टाइप किया दीप, डिपार्टमेंट कोई भी आप टाइप कर लीजिएगा, सेल्स, सैलरी आप कोई भी टाइप किया आपने, मेरठ। एंटर प्रेस कीजिएगा। नाजिम, ये परचेज डिपार्टमेंट है आपका, और कोई भी सैलरी इनपुट कर लीजिएगा और ये दिल्ली लिख दीजिएगा। फिर एंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे कोई भी नाम टाइप किया आपने, सोना, सेल्स। देखो एस मैंने टाइप किया, एस टाइप करते ही वो कंप्लीट वर्ड आपके सामने आ गया। तो एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टाइपिंग के दौरान। फिर आप कीजिएगा कोई भी सेल इनपुट कीजिएगा, और ये मैंने किया इसमें गाज़ियाबाद, ठीक है। और इस तरीके से आप रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। और मान के चलेगा कि कोई नाम लेंथी है आपका, जैसे किसका नाम है आपका दीप चंद कुमार। तो गाइज जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नाम लिखा गया आपका दीप चंद कुमार, ये आपने लिखा है A5 सेल में। तो जो भी आप काम करते हैं एक्सेल में,
आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला बार, ये हर चीज़ शो करेगा कि आप कौन से कॉलम पर हैं, आपने उस सेल पर आपने क्या लिखा है आपने। तो ये A5 क्या है, ये सेल का नंबर है आपका, ये सेल का नाम। तो दीपचंद कुमार लिखा गया है A5 सेल में, और आप ये देख रहे हैं हाईलाइट भी हो रहे हैं आपके, ये A and 5, इसका मतलब A5 सेल में दीपचंद कुमार नाम लिखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि A5 पर लिखा है, लेकिन ये जो नाम ये क्रॉस हो रहा है आपका B कॉलम पर भी जा रहा है। तो अगर इस तरीके का टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ये गलत माना जाता है। तो हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट को उसी कॉलम में एडजस्ट करना है। उसी कॉलम में एडजस्ट करने के लिए आपको जानना होगा कॉलम हेडर। ये कॉलम हेडर्स होते हैं आपके, है ना। यहाँ पे जो लाइन है ये देखिए कर्सर की शेप बदल चुकी है आपकी। यहाँ पर आपको तेज़ी के साथ में फर्स्ट बटन क्लिक करना है 2 बार। मैंने क्लिक किया तो देखिएगा ये एडजस्ट हो गया आपका। ये जो नाम लेंथी हो रहा था, जो बी कॉलम पे जा रहा था नाम, ये आपका ए कॉलम में सेट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग किया आपने ए कॉलम पर, लेकिन कॉलम जो नाम है, जो टेक्स्ट है, वो बी कॉलम पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप कॉलम हेडर पर जाएंगे। जिस कॉलम पर आपने वो नाम लिखा है या जिस कॉलम पर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उस कॉलम के हेडर पर जाएंगे, यानी यहाँ जाएंगे, ये कर्सर की शेप बदल जाएगी और यहाँ पे आपको बहुत तेज़ी के साथ में फर्स्ट बटन 2 बार क्लिक करना है ऐसे। तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है एक्सेल में काम करते वक्त। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया, मैंने परचेज, कोई भी सेल इनपुट कीजिएगा और यहाँ पे आप नाम कोई भी लीजिएगा, इसमें से दिल्ली कर दीजिएगा। तो इस तरीके का ये होता है आपका डाटाबेस। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। अगर हमें कहा जाता है कि भाई कितने रिकॉर्ड आप लिख चुके हैं, तो रिकॉर्ड यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स में हेडिंग काउंट नहीं होते हैं आपके, ठीक है। तो ये टेबल बनाने के बाद में जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो आपकी विड्थ है इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं कि भाई जब प्रिंट लेना हो तो आपको हमेशा कॉलम इसके जो बॉर्डर्स बनाने होंगे। बॉर्डर बनाने के लिए क्या है, आपका पूरा सेलेक्ट कर लीजिए टेबल, जितना टेबल है आपका, और यहाँ पर देखिएगा ये आपका बॉर्डर कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ले लीजिएगा ऑल बॉर्डर्स। तो ये बॉर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। देखने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये बॉर्डर आपके सामने तैयार हो गया। देखिए अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ये टेक्स्ट है गाज़ियाबाद, ये आपके कॉलम विड्थ में पूरा नहीं आ पा रहा है। तो हमें इस कॉलम के विड्थ को चेंज करना होगा। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइएगा कॉलम हेडर पर और इसे थोड़ा सा आगे ले लीजिएगा। तो ये एडजस्ट हो गया आपका। तो ये था आपका टेबल बनाना कि हम किस तरीके के हम टेबल बना सकते हैं। और आगे चलिएगा, इनकेस अगर कहा जाता है कि भी आपका अच्छा टेबल सेलेक्ट करने का एक और तरीका होगा कि आपने जो टेबल बनाया है, आप यहाँ पे कहीं पर भी किसी भी सेल पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक किया और प्रेस कीजिएगा कंट्रोल A, ये देखिए सिलेक्ट हो गया आपका पूरा टेबल्स। तो किसी भी सेल पर क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस कर दीजिएगा और पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप देख पा रहे हैं फ़ॉन्ट। अगर कहा जाता है कि आपने फ़िलहाल किस फ़ॉन्ट में टाइपिंग की है, तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ये शो है आपका फ़ॉन्ट। कोई कहता है कि इसको आप चेंज कर दीजिए फ़ॉन्ट को, कोई टाइम्स न्यू रोमन लेना है किसी और में, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये चेंज हो रहे हैं। पीछे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं ये चेंजिंग हो रहे हैं आपके फ़ोटो। तो कोई भी आप इसमें से फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया एरियल नैरो का, तो ये कन्वर्ट हो गया एरियल नैरो में। कोई कहते हैं ऐसे कीजिएगा इसका साइज़ कम कर दीजिएगा, इसका 10 कर दीजिएगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ में, इसको 10 कर दीजिएगा। अगर कोई कहता है कि इसको कीजिएगा 10.5, तो आप देख पा रहे हैं कि 10.5 इसमें नहीं है आपका। तो हम क्या करेंगे, इस वक्त हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे 10.5। देखिए ये टाइपिंग हो चुकी है आपकी 10.5, और इसको एंटर की प्रेस कीजिएगा। तो ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये 10.5 का हो जाएगा। तीसरा है आपका कि अगर आपको हेडिंग्स को बोल्ड करना हो तो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ बी पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिएगा ये बोल्ड हो चुके हैं हेडिंग आपके। कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल B से भी आप बोल्ड कर सकते हैं और इसको ऑफ़ कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल B किया तो ये ऑफ़ हो जाएगा। देखिए ऑफ़ हो गया। अगेन प्रेस कीजिए कंट्रोल B, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। ये गाइस होता है इटैलिक्स करने के लिए।
मान के चलिएगा आपको इटैलिक्स करना है हेडिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये इटैलिक्स हो जाएगा। ऑफ करना हो क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको अंडरलाइन करना हो अपना जितने भी हेडिंग्स हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखो अंडरलाइन ये लाइन आ रही है आपके सामने। ऑफ करना हो तो यहाँ पे आप ऑफ कर दीजिएगा। तो ये जो टैग्स होते हैं आपके स्टाइल टैग कहलाते हैं आपके। इन्हें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आप कह सकते हैं स्टाइल टैग को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये आप देख रहे हैं टूल को, ये आपका ग्रो फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है आपका कि जो टेक्स्ट का साइज़ है ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल देख के हम चलते हैं कि आप इनको सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने रेंज को सेलेक्ट किया A1 से D1 तक, ये रेंज होती है A1 और लास्ट पॉइंट है D1। ये जो टेक्स्ट है आपका, ये जो हेडिंग्स है, अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं इनका जो साइज़ है वो 10.5 है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं साइज़ को, तो आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट। सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है ग्रो फॉन्ट पर। इसको क्लिक कीजिएगा। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये देखिएगा ये चेंज हो रहा है। यहाँ देखते रहिए कि यहाँ 12 पॉइंट आ गया आपका, पहले 10.5 था, अब ये आ चुका है आपका 12 पॉइंट। फिर और क्लिक कीजिएगा, ये 16, 18, 20, 22, 24 इस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, प्रिंट आउट में इतना ही साइज़ प्रिंट होगा आपका। तो इसके साथ में जो टूल है ये आपका श्रिंक फॉन्ट है, आपका छोटा करने के लिए, या डिक्रीज फॉन्ट कह सकते हैं इसको, भी श्रिंक करते हैं टेक्स्ट को, छोटा टेक्स्ट साइज़ कम हो जाएगा इसमें। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। प्रोसीजर सेम रहेगा आपका। पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, पहले अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब ये रिड्यूस होना शुरू हो गया साइज़, देखिए 20 हो गया आपका। फिर मैं क्लिक करता हूँ, 18 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से दोनों टूल से आप साइज़ को, ये टूल्स साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और ये टूल आपका डिक्रीज़ करने के लिए, साइज़ कम हो जाएगा। दूसरा आप देख पा रहे हैं ये फॉन्ट कलर टूल होता है आपका, कि अपने टेक्स्ट को अगर आप कलर करना चाहते हैं तो पहले अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिएगा। ये देखिएगा बैक साइड में ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया आपका। तो ये केवल आपका कलर चेंज करने के लिए होता है टेक्स्ट का। और भी कलर्स हैं, अगर आप इसमें जाएंगे मोर कलर में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अभी रेड कलर आ रहा है आपका, अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने किया ब्लू और ओके कर दीजिएगा। तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है आपका। और ये आपका फाउंटेन कलर टूल है आपका, या फिल कलर टूल कह लीजिएगा। सपोज़ मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर आप कलर करना चाहते हैं इनसाइड तो देखिए कलर हो गया आपका। ये जो सेल्स के अंदर का कलर करना चाह रहे हैं तो कलर आप कर सकते हैं। तो कोई भी लाइट कलर ले लीजिएगा ताकि आपका टेक्स्ट दिखाई दे। तो इस तरीके से आप सेल के अंदर भी कलर कर सकते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं टूल्स, ये सीज़र है आपका, कैंची, ये कट करने के लिए है। लेकिन इस टूल से आप अपने टेक्स्ट को कट नहीं कर पाएंगे। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या था कि आप सीज़र से आप कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते थे, लेकिन इसमें आप कट नहीं कर पाएंगे। इसका यूज़ किया जाता है मूव करने के लिए टेक्स्ट को। किस तरीके से आप होगा, ऑप्शंस, आपको जो भी टेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, सपोज़ ये जो आपका रेंज है आपकी, आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, इसे आप F कॉलम पर आप प्लेस करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं F कॉलम पर। तो पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे सीजर्स पर, ये कट टूल है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इसको क्लिक करते हूँ तो यहाँ पर आपके बॉर्डर्स आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा। अब जहाँ भी इसको आप रखना चाहते हैं उठाकर, वहाँ पे पहले कर्सर लेके जाएगा। मैंने क्लिक किया और एंटर की प्रेस कर दीजिएगा, तो देखिएगा ये आपका मूव हो चुका है आपका। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ इसको, मैं Ctrl+Z करता हूँ अपनी पोजीशन में ताकि वापस आ जाए। ये आ गया आपका D पोजीशन पे, ठीक है। अब दोबारा देखिएगा, इसे आप मूव करना चाहते हैं G कॉलम पर, सपोज़ D1 से और D5 तक की रेंज को सिलेक्ट किया आपने और यहाँ से कट कीजिएगा। ये आपके बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें ब्लिंक करते हुए, और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखिएगा। पहले मैंने G1 पर कर्सर मैंने क्लिक किया और उसके बाद में एंटर की प्रेस कर दीजिएगा, तो देखिए ये मूव हो गया। तो इसका मतलब कट ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा टेक्स्ट को मूव करने के लिए। अच्छा, मूव करने के और भी तरीके होते हैं। अगर आप इस टूल का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं इस टूल का, तो आप मूव वैसे भी आप कर सकते हैं। पहले कीजिएगा सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया D1 से D5। अब कर्सर रखिएगा आप यहाँ पर, देखो कर्सर की शेप बदल गई आपकी। फर्स्ट बटन प्रेस कीजिएगा और प्रेस करते हुए आप आगे लेके जाएगा जहाँ भी आप रखना चाहते हैं। जैसे G कॉलम पर रखना है, यहाँ पे देखिए फ्रेम आ रहा है आपके साथ में, और यहाँ पे छोड़ दीजिए फर्स्ट बटन,
तो ये मूव हो गया आपका। तो इस तरीके से हम दूसरे मेथड से भी इसको मूव कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं टेक्स्ट की, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कॉपी कमांड्स पर, और फिर जहाँ पे आप रखना चाहते हैं डुप्लीकेट कॉपी, यहाँ पे कर्सर क्लिक कीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा। आप जितनी बारी पेस्ट करेंगे उतनी बारी ये टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, फिर अगेन पेस्ट, फिर यहाँ कर्सर रखा, पेस्ट। कॉपी कमांड एक बार यूज़ किया जाएगा और पेस्ट कमांड आप जितनी बार भी आप चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। ये आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट, ये आपके वर्टिकल अलाइनमेंट हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में आप टॉप, मिडिल एंड बॉटम, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, ये वर्टिकल टैब्स होते हैं, और ये आपके हॉरिजॉन्टल टैब हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो कुल मिला के MS एक्सेल में 6 अलाइनमेंट्स होते हैं। अब इनका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए सपोज़ कि आपकी जो फर्स्ट रो है, इसकी हाइट, मैंने इसकी हाइट को चेंज किया, फर्स्ट रो की, यहाँ रखिएगा। किसी भी रो की हाइट को चेंज करने के लिए आप रो हेडर पर कर्सर रखिएगा, फर्स्ट बटन प्रेस करना है और इसको नीचे ड्रैग कर लीजिएगा, ये देखिएगा, तो आपकी रो की हाइट चेंज हो गई है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप इसका प्रिंट आउट अगर आप लेते हैं तो ये गलत प्रिंट आउट माना जाएगा, है ना, ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी वजह है कि देखिएगा ये स्पेस ब्लैंक आ रहा है आपका, जबकि यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ये ब्लैंक आ रहा है आपका, तो इस तरीके का प्रिंट आउट नहीं देंगे। हाँ, अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने, सैलरी, सिटी, ये इन्हें आप जो है आप सेंटर में कीजिएगा, अलाइनमेंट इनका सेंटर करना है आपको। तो जो भी टेक्स्ट आपको सेंटर अलाइन करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में आप आ जाइएगा वर्टिकल की तरफ। देखिए अभी जो वर्टिकल है आप देख पा रहे हैं ये बॉटम में है, तो ये भी आपका बॉटम में है, ये से टॉप हो गया आपका, ये मिडिल है, ये बॉटम है आपका। तो अभी जो टैब आपका जो हेडिंग प्रिंट हो रहे हैं ये बॉटम साइड पे हैं, तो आपको मिडिल करना है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है मिडिल। तो जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो मिडिल में आ चुका है आपके सामने। अब हमें करना है कि मैं थोड़ा इसको कॉलम की विड्थ में चेंज करता हूँ, इसको मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसको चेंज किया, इसको मैंने चेंज किया, और इसको मैंने चेंज किया, इसको चेंज किया, विड्थ चेंज होगी। अब वर्टिकल तो आपके मिडिल में आ चुके हैं, अब हमें हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और ये हॉरिजॉन्टल टैब है, इसको आप सेंटर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। अब ये पोजीशन सामने आ रही है, वर्टिकल मिडिल में आ रहा है आपका, और हॉरिजॉन्टल भी आपका सेंटर में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं किया जाता। चलिए देखते हैं ऐसा मैंने क्यों कहा था। तो फिलहाल अगर आपको रिकॉर्ड्स का डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने रिकॉर्ड्स को, जो टेक्स्ट को, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा टेक्स्ट डायरेक्शन पर, और आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं ऑप्शंस में। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट, लेकिन आप कोई भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा था कि इसका यूज़ रिकॉर्ड्स के लिए नहीं किया जाता। तो फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट पर, तो देखिएगा आपका रिकॉर्ड इस तरीके से प्रिंट होंगे, यानी जो रो की हाइट है कितनी चेंज हो रही है आपकी, ये देखिएगा। इसको मैं जूम कम करता हूँ, आप ये पूरा स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। देखिए टेबल कहाँ तक जा रहा है आपका, टेबल्स यहाँ तक जा रहा है आपका टेबल्स। फिर वापस इसको मैं जूम चेंज करता हूँ, तो ये आपका गलत होगा, आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। देखो सब सेपरेट हो चुके हैं, आपके नेम अलग आ गया, आपका डिपार्टमेंट अलग आ गया आपका, और रो की हाइट कितनी चेंज हो गई है। अब ये रो की हाइट किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। आपकी जितनी टेक्स्ट की विड्थ होगी या टेक्स्ट की लेंथ होगी उतनी ही आपकी रो की हाइट हो जाएगी। तो ये गलत माना जाता है, इसलिए रिकॉर्ड के लिए इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, केवल अपने हेडिंग के लिए या फील्ड्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रैप टेक्स्ट। इसके लिए हम कुछ टाइप करते हैं अपने शीट पर। मैंने टाइप किया नेम ऑफ स्टूडेंट। देखिएगा ये टाइप हमने किया है A1 सेल पर, ये फार्मूला बार शो कर रहा है A1 सेल है आपकी, लेकिन टेक्स्ट
जो है वो स्किप हो चुका है बी कॉलम पर। तो इस तरीके का आप प्रिंट आउट नहीं देंगे आप, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो ए कॉलम का अगर टेक्स्ट है तो ए कॉलम में ही कंप्लीट होना चाहिए, उसे बी कॉलम पर नहीं जाना चाहिए। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ रखिए कर्सर रो हेड कॉलम हेडर पर और डबल क्लिक कीजिएगा, ये चेंज हो गया, देखो ये यहाँ अब आपका ए कॉलम में एडजस्ट हो गया आपका। वापस आ जाएगा। पहला मेथड है आपका कि जिस सेल पर लिखा गया है, जैसे आपका A1 सेल पर लिखा गया है आपका, तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी आपकी। जितनी टेक्स्ट की लेंथ होगी उतनी ही आपके कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। डबल क्लिक कीजिएगा, देखो ये पूरा सेट हो गया आपका, ये आपका ए कॉलम है। लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करना, ये जो हेडिंग है जो A1 सेल पर लिखा गया है, इसे A1 सेल में ही रखिएगा, इस हेडिंग को, ये आगे नहीं जाना चाहिए और ना ही विड्थ बढ़ानी है कॉलम्स की। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, यहाँ रखिए कर्सर और आपको जाना है रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे मैं रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा आपका हेडिंग एडजस्ट हो जाएगा A1 सेल में। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिएगा ये आपका A1 सेल में एडजस्ट हो चुका है आपका। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ है। दूसरे चलते हैं इसमें मर्ज एंड सेंटर। जैसे कोई आपने टेबल बनाया है, सपोज़ ये टेबल है आपका, और मैं यहाँ पर कोई हेडिंग लिखता हूँ, इसमें मैं लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हेडिंग क्या होता है कि हेडिंग को बिल्कुल सेंटर में रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे आपका टेबल है, आपकी जो टेबल की जो रेंज है उसके सेंटर में हेडिंग होना चाहिए, लेकिन अभी हेडिंग लेफ़्ट साइड में जा रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ अलाइनमेंट सेंटर, तो ये A1 जो सेल है उसके सेंटर में जाएगा, है ना। तो सबसे बेटर तरीका है आपका कि आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, जितनी टेबल की रेंज है, मतलब A1 से C6 तक रेंज है इसकी, है ना, A1 से C1 तक, सॉरी। तो इसको आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पर आ जाएगा मर्ज एंड सेंटर। ये क्या काम करेगा आपका कि ये जो आपका हेडिंग लिखा है ये टेबल की रेंज के सेंटर में कर देता है आपका। मैंने इसको क्लिक किया, ये आ गया सेंटर में।